हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होती है? ये SSC-CGL का क्वेश्चन है। टीयर 1 में 2011 में पूछा गया था। तो क्या पूछा गया था? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही जवाब जो है ना, डी ऑप्शन में दे रखा है, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। जो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया होती है ना, इस सिद्धांत के ऊपर हाइड्रोजन बम काम करता है। देखते हैं। हाइड्रोजन बम नाभिकीय अनियंत्रित संलयन क्रिया पर आधारित है। प्रथम हाइड्रोजन बम एडवेयर टेलर एवं अन्य अमेरिकी वैज्ञानिकों ने सन 1952 ईस्वी में बनाया था। संलयन अभिक्रिया बहुत ही तीव्र चाल से होती है, जिसके परिणाम स्वरूप सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है। हाइड्रोजन बम में ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के नाभिकों का संलयन होता है और बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। इसीलिए जब यह फटता है तो बहुत ही हानि और माल का नुकसान हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। और अगला क्वेश्चन इसमें खास क्या है जो SSC मल्टीटास्किंग 2011 में पूछ लिया था। तो पेट्रोलियम की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो पेट्रोलियम की स्फोटक रोधी गुणवत्ता किससे बढ़ती है? टेट्राएथिल सीमा। क्या है? टेट्राएथिल सीमा, यही इसका सही जवाब है। देखते हैं। पेट्रोल की विस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टेट्राएथिल सीसा, जिसे पीबी, जो कि रसायन विज्ञान में होता है ना, पीबी सीसा का उपयोग करते हैं। गैसोलीन में इसकी मात्रा लगभग 0.01% होती है। यही इसमें था खास। तो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि SSC ऑनलाइन स्टेनोग्राफर 5 अगस्त 2017 प्रथम पाली में पूछ लिया गया था। ये क्वेश्चन आखिर इसमें क्या खास था, क्या कहता था, और इसी आधार पे अगले जो आने वाले एग्ज़ाम से इसमें किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्ध्वपातज नहीं है? कपूर नहीं है, नेफ्थलीन नहीं है, फिटकरी नहीं है, अमोनियम क्लोराइड नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाता है, फिटकरी। ठीक है। वे ठोस पदार्थ जो बिना तरल अवस्था में आए ही सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं अथवा वाष्प निवारत रालावस्था में आए ही सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है और ऊर्ध्वपातज कहलाता है। यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। कपूर, नेफ्थलीन तथा अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातज हैं। ये सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि फिटकरी ऊर्ध्वपातज नहीं है। ये सीधे गैस की अवस्था में परिवर्तित नहीं होते हैं। और ये कुछ हाई कोर्ट के और इसके न्यायालय और न्यायाधीश के बारे में बताया गया है। तो आप लोग इस सीरीज़ की एक स्क्रीनशॉट लेके और आप देख लीजिए। और उसके बाद में आप लोग क्या करिएगा, एक मोटी नज़र रखने के बाद आप इसे छोड़ दीजिए, और ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम से जो कि MTS का आ रहा है उसमें आपको बहुत ही लाभ मिल सके, यानी 1 से 2 क्वेश्चन आपके सही फिट बैठ सकें। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आवर्ती नियम निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो आवर्त का नियम था ना, SSC ऑनलाइन परीक्षा CPSI ये वगैरह वगैरह ने पूछ लिया है टीयर 1 में, तो इसलिए ये क्वेश्चन को मैंने उठा लिया भाई। तो देखते हैं आवर्ती नियम। तो आवर्त का नियम कार्टन ने दिया था या इमिल फिशर ने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था? तो इसका सही जवाब ही बता देते हैं, दिमित्री मेंडलीफ ने दिया था। मेंडलीफ आवर्त श्रेणी के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। ठीक है। समय की बात करें तो टाइम उस समय क्या चल रहा था? टाइम चल रहा था 1869 ईस्वी में मेंडलीफ तथा लोथर मेयर द्वारा आवर्ती नियम विकसित किया गया था। मेंडलीफ ने ही तत्वों की पहली आवर्त सारणी बनाई थी। ठीक है। जो बिखरे हुए तत्व पड़े थे उनको एकत्र करने का काम मेंडलीफ ने किया था। कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षक बल उपलब्ध करा सकते हैं? ये SSC-HSL 2012 में पूछ लिया था, इसीलिए ये क्वेश्चन खास हो जाता है। और इसी आधार पे और भी क्वेश्चन आने की संभावना है। ये तो एक
क्वेश्चन तक यानी मेन क्वेश्चन तक पहुंचने का जरिया होता है। क्योंकि इसी तरीके से आने वाले भविष्य में, क्योंकि जो विज्ञान होती है, साइंस होती है, बदलती नहीं है, और साथ ही साथ भूगोल ये कुछ बदलता नहीं है, इस तरह में रहता है, जैसे का तैसा रहता है। तो वही से घुमा फिरा के प्रश्नों को पूछा जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न आया तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि न्यूट्रॉन को हम लोग जहाँ भी मिलता है, कोई भी बुक में मिलता है, तो पूरा का पूरा निचोड़ के पढ़ लें, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए वो हम लोगों से छूटे ना। तो कौन से दो आधारभूत बल हैं जो दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षक बल उपलब्ध करा सकते? तो इसका सही जवाब सी ऑप्शन है, गुरुत्वीय और नाभिकीय। गुरुत्वीय और नाभिकीय बल ऐसे बल हैं जो दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षक बल उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है, तो आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? तो ये क्वेश्चन जो था ना, एसएससी मल्टीटास्किंग जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं एमटीएस की, और ये 2014 में क्वेश्चन आया था साइंस का, और संयोजक यौगिक कौन सा है? ठीक है, तो आपको बताना है। नंबर 1 पे दे रखा है कैल्शियम, नंबर 2 पे देख रखा है मैग्नीशियम और सोडियम। तो इसका सही जवाब की बात करते हैं तो डी ऑप्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है? सहसंयोजक यौगिक है। सहसंयोजक यौगिक में आधात यौगिक यानी नॉन मेटल कंपाउंड इलेक्ट्रॉन युग्मों के द्वारा साझा द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये इनको एक सीरीज यानी चेन के रूप में बांध रखा है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था? ये क्वेश्चन आने की बात करते तो एसएससी ऑनलाइन परीक्षा CPSI प्रथम पाली में पूछा गया था, और इसका सही जवाब मेंडलीफ है। मेंडलीफ सर ने क्या किया था? आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले किया था। तो देखते हैं इनके कुछ। सर्वप्रथम आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण मेंडलीफ ने किया था, और यह वर्गीकरण तत्वों के परमाणु भार पर आधारित था। बाद में मोजले नामक वैज्ञानिक ने मेंडलीफ की आवर्त सारणी को संशोधित किया और तत्वों का वर्गीकरण उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर किया, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन लगभग बात करते हैं तो क्वेश्चन की ये क्वेश्चन ही नहीं बल्कि पूरी आवर्त सारणी का बाप था। इसीलिए एसएससी सीपीओ जो कि कुछ अच्छे लेवल का एमटीएस से काफ़ी अच्छे लेवल की परीक्षा होती है उसमें पूछा गया था। तो इसी प्रकार से आवर्त श्रेणी से ये क्वेश्चन आया, तो आप लोग आइडिया लगा सकते हैं आवर्त श्रेणी से क्वेश्चन आ सकते हैं आने वाली परीक्षा में। तो आप लोगों को क्या करना है, आवर्त सारणी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे आप लोग एक कॉपी में उतार लीजिए, और कॉपी में उतारने के बाद लुसेंट और भी कोई बुक मिलती है आपको अच्छी सी, तो उससे आप रिवीजन करते रहिए ताकि आपका आने वाली परीक्षा में कोई भी एग्ज़ाम न छूटे। आप ऐसे वीडियो को देखते रहिएगा, आपको ऐसा आइडिया दूंगा और इसी तरीके से आपका सारा का सारा जो कंसेप्ट होता है ना सब कवर करवा दूंगा ताकि आपका कुछ भी छूटने ना पाए। तो आइए देखते हैं सामान्य वयस्क व्यक्ति होता है ना, जवान व्यक्ति में हृदय का वजन लगभग कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ना 300 ग्राम। तो सामान्य वयस्क व्यक्ति में हृदय का वजन 300 ग्राम होता है, और ये एसएससी मल्टीटास्किंग जो कि जिसे एमटीएस कहते हैं ना 2014 में इस क्वेश्चन को पूछ लिया था। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संचारित प्रणाली को खोज किसने की थी? तो संचारित प्रणाली की खोज, ये क्वेश्चन की बात करें तो CGL 2017 में पूछ रहा था। तो इसका सही जवाब था विलियम हार्वे, जो ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्हें संचारित प्रणाली की खोज कर डाली थी। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आप लोग देख सकते हैं ना ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट था जो एसएससी ने भर के पूछा, यानी कई बार पूछा। तो ये क्वेश्चन अति आवश्यक है और इस क्वेश्चन की ओर गौर करिए, और आने वाले परीक्षा में यही क्वेश्चन ही नहीं, ये क्वेश्चन ही नहीं
बल्कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे के सारे आप लोग क्या करें, एक लूसेंट से कवर कर लीजिए इसी टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आने वाली परीक्षाओं में आप देख सकते हैं किस तरीके से, किस लेवल से पूछे जाते हैं, वो आप अपने आप कंफर्म कर लीजिएगा। एसएससी मल्टीटास्किंग 2011 में, एसएससी मैट्रिक स्तरीय 1999 और 2002 में भी पूछा गया था। तो मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये क्वेश्चन तो सिंपल है लेकिन कई बार आ चुका है, तो इसीलिए ये आवश्यक बन जाता है। तो इसका सही जवाब 206 हड्डियां मनुष्य के शरीर में होती हैं। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। वयस्क मनुष्य में जो वयस्क मनुष्य होता ना, उसके शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, जिसमें अच्छी कंकाल में 80 तथा अंतरांगी कंकाल में 106 हड्डियां होती हैं। बाल्यावस्था में इसकी संख्या 208 होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर उरुअस्थ, जिसे जांघ कहते हैं, जांघ के अंतर्गत मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी पाई जाती है। तथा सबसे छोटी की हड्डी की बात करते हैं जिसका नाम स्टेपिस होता है, जो कि कान की हड्डी बोली जाती है, कान के अंदर पाई जाती है। मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। एक बार फिर 12 जोड़ी पसलियाँ मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं। एक शिशु का शरीर 270 हड्डियों से मिलकर बना होता है। आई होप ये क्वेश्चन के अंतर्गत ही सारा कुछ मैंने उठा के पटक डाला, तो आप लोग देख सकते हैं और आप लोगों की मदद करने के लिए मैं बैठा हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में कौन हो जाता है, क्या हो जाता है, कौन सा रोग हो जाता है। ये क्वेश्चन की बात करते तो एसएससी सिलेक्शन ऑफ 2007 में पूछा गया था। तो बेरी किसकी कमी से होता है, स्कर्वी किसकी, रिकेट्स किसकी कमी से होता है, और सही जवाब की बात करें तो विटामिन B6 की कमी से रक्तता होती है, रक्तता। तो आइए सारे क्वेश्चनों के जवाब यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं। विटामिन B6 का दूसरा नाम फाइडाक्सिन है। इसका मुख्य प्रमुख स्रोत दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, जिगर, मछली इत्यादि। इसकी कमी से अरक्तता होती है। यह लाल रुधिराणुओं तथा प्रतिरक्षी प्रोटीन के बनने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करते हैं। विटामिन रिकेटस जो रोग था ना, विटामिन D की कमी से होता है, और स्कर्वी विटामिन C की कमी से होता है। विटामिन B12 यहाँ पे नहीं लिख रखा है, B12 की कमी से बेरी रोग होता है। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, सबसे जो कि इतनी क्लास के अंतर्गत जितने क्वेश्चन थे सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी ने भर के पूछा। ठीक है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, और ये आप देख सकते हैं कब पूछा, कहाँ पूछा, किस प्रकार से पूछा, सारी जानकारी। मानव के शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, या ऑक्सीजन पाया जाता है। यहाँ पे जल होता तो जल भी सबसे इम्पोर्टेंट, यानी पहले प्रायिकता पानी रखता। तो यहाँ पे जल नहीं है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन। सजीव पदार्थ के संयोजन में लगभग 36 तत्व पाए जाते हैं या होते हैं या भाग लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक यानी 62% होती है, कार्बन की मात्रा 20%, हाइड्रोजन की मात्रा 10% और नाइट्रोजन की मात्रा 3% होती है। आप लोग इसका ना पता हो तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखते हैं ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर का लक्षण किसमें असामान्य वृद्धि है। ठीक है, एसएससी CPO ने पूछता रहा था। तो श्वेत रक्त कणिकाएँ इसका सही जवाब है। वाइट ब्लड सेल्स जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, तो इसमें क्या होता है, रक्त कैंसर की मात्रा। या आगे देखते हैं इसका जो रक्त होता है ना, रक्त कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। यह कैंसर में सामान्य रक्त कोशिकाओं में श्वेत रक्त कोशिकाओं की मात्रा असामान्य तरीके से बढ़ जाती है। ठीक है, उसे कैंसर कहा जाता है। इसमें व्यक्ति की जान की हानि भी हो जाती है। ब्रीज ने किस सिद्धांत पर प्रतिपादन किया था, तो इसका सही जवाब हो जाता है उत्परिवर्तन सिद्धांत। क्या है? उत्परिवर्तन सिद्धांत। वो पूछने की बात की जाए तो मल्टीटास्किंग 2014 में पूछा गया था। तो उत्परिवर्तन सिद्धांत के बाद में कुछ देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। जीन आनुवंशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई
इकाई है। इसी में हमारी आनुवांशिक विशेषताओं की जानकारी होती है। जब कोशिकाओं के केंद्र में स्थित डीएनए में कोई अस्थायी परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहा जाता है। ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन वैज्ञानिकों का नाम था ह्यूगो डी ब्रिज। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है और किस तरीके से इम्पोर्टेंट हो जाता है। और चलिए शुरू करते हैं। न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन जो एसएससी CHSL ने पूछा था 2013 में। तो आप लोग क्या करिएगा, जब आप जीव विज्ञान पढ़ते हैं तो न्यूरॉन को ये से लेकर 0 से लेकर हीरो तक, अंत तक, ठीक है, सारी की सारी जितनी जानकारी होती है न्यूरॉन के एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन का एक आइडिया मैं देता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर पूछा कि न्यूरॉन क्या होता है और प्रूफ क्या है। SSC CHSL 2013 में पूछा था। इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। डी ऑप्शन इसका सही। तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई न्यूरॉन है, ठीक है। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। यह तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है। यह मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना होता है। यह कार्य एक विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस स्थिति को क्या कहते हैं? उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कुल लगान के बराबर होती है, ठीक है। और ये अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है और SSC ने 2010 में पूछ लिया था। तो इसका सही जवाब होता है संतुलन स्तर बिंदु। क्या होता है? संतुलन स्तर बिंदु। तो आगे देखते हैं। संतुलन स्तर बिंदु होता ना, इसे ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। वह बिंदु है जहाँ कुल लगान के लगभग बराबर होती है। इसे ब्रेक इवन पॉइंट यानी लागत आय अचल लागत गुणे 100, अचल लागत प्लस शुद्ध व्यय। तो इस प्रकार से देखते हैं अगला क्वेश्चन। और संतुलन स्तर बिंदु वह होता है जहाँ जहाँ इसका आंसर कहता है कुल आय कुल लागत के लगभग बराबर होती है। ये क्वेश्चन इससे भर के पूछ रही है। तो इसको आप लोग क्या करिएगा, इसको ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। एकाधिकार किसके आधार पर मूल्यांकन विभेदन का आश्रय लेता है? तो एकाधिकार की बात की जाती तो SSC से 2012 में प्रूफ है कि इस तारीख मतलब इस परीक्षा में पूछा गया था। मांग और लोच इसका सही आंसर है। क्या? मांग लोच। एकाधिकार किसके आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है? तो मांग लोचन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एकाधिकारी की सीमांत आय होती है। एकाधिकारी की सीमांत आय क्या होती है? और ये क्वेश्चन पूछने की बात की जाए तो SSC 10+2 2010 में पूछा गया। तो कीमत से कम। एकाधिकारी की सीमांत आय होती है कीमत से कम। एकाधिकारी यानी मोनोपोलिस्ट की सीमांत आय सदैव कीमत से कम होती है। एकाधिकारी की आय कुल आय और औसत आय जो होती ना, तो इस प्रकार से इसका फार्मूला दे रखा है। इसी फार्मूले के आधार पे काम करती है, ठीक है। देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित से कौन सा संबंध हमेशा ही सही होता है? कौन सा? तो इनमें दो जो ऑप्शन 3 गलत हैं, यही सही है। सही को ही लेते हैं। आय बराबर उपभोग प्लस बचत प्लस निवेश। आय बराबर उपभोग प्लस बचत प्लस निवेश इसका सही जवाब है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। SSC Tier 1 में पूछा गया था। इस तक इस तरह परीक्षा में कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड भी परीक्षाओं में आते हैं। सुपर कंप्यूटर के बारे में आपको सत्य बताना है और सत्य को ही लेते हैं, ठीक है। सत्य को ही लेते हैं, ठीक है। देखते हैं। हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन कहते हैं इनमें से कौन कंप्यूटर के प्रक्रिया चक्र का हिस्सा है? कौन कंप्यूटर पर? तो इसका सही जवाब हम लोग देख लेते हैं एक बार। इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, ठीक है, यही इसका सही जवाब है। ये क्वेश्चन गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। गौतम बुद्ध, ये क्वेश्चन भी SSC ने भर के पूछा है।
जो कि इतिहास से रिलेटेड है। गौतम बुद्ध के बारे में आपको जितनी जानकारी मिलती है आप गेट कर लीजिएगा। और देखते हैं आगे क्या कहा गया है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान, सही ऑप्शन लुम्बिनी है, और लुम्बिनी में गौतम बुद्ध को जन्म स्थान हुआ था। आइए देखते हैं गौतम बुद्ध का जन्म सन गौतम बुद्ध के जन्म की बात की जाए तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक एक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। इसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है तथा इसकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। वैदिक आर्य था भोजन क्या करते थे, दूध और इसके उत्पाद, जैसे कि दूध से क्या क्या बनता है, तो ये उत्पाद क्या निकालता है, दूध, उसी को आर्य लोग ग्रहण करते थे। एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में पूछा गया था। तो वैदिक धर्म से भी आपको क्वेश्चन पढ़ने को बनता है। वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही इत्यादि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में जौ डालकर क्षीर, यानी जिसे खीर कहते हैं, पकोदान या दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही, जौ के जो सेतु होते हैं ना, वो दही में डालकर करम्ब नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि इस समय चावल और इस तरीके से भोजन नहीं किया जाता था, नमक का यूज। तो आइए देखते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इसी तरीके के बेहतरीन प्रश्न और नई आइडिया बताने के साथ कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। आपको ये वीडियो पसंद आए भाई, तनिक भी इंफॉर्मेशन जानकारी आपके लाभकारी हो तो इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय, टेक केयर।